तो सोलो लेबलिंग की पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिनू ने फाइनली डोंगसू को ट्रैक डाउन कर लिया है और शैडो एक्सचेंज करके उसी फैक्ट्री में पहुंच गया है। अब इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं थॉमस आंद्रे को जो कार में बैठ के सस्पेक्टेड लोकेशन की तरफ जा रहा है, पर वो अचानक से ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है क्योंकि उसने फील कर लिया था कि जिनू ने डोंगसू को ढूंढ लिया है और अब चीजें शुरू हो गई है। आंद्रे गाड़ी के दरवाजा तोड़ता है और चलते गाड़ी से बाहर निकल जाता है और ड्राइवर को कहता है कि वो आगे जा रहा है तो बाकी लोग जल्दी से उसे फॉलो करे। फिर आंद्रे काफी तेज स्पीड में जंप करते हुए लोकेशन की ओर निकल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फैक्ट्री में आते ही संग जिनू डोंगसू के पेट में एक जोर का पंच कर देता है जिसे डोंगसू के मुंह से खून निकल जाता है और वो काफी दूर जाके गिरता है, जिसे देख के उसके साथ जो बंदे थे वो काफी घबरा जाते हैं। पर जिनहो जो एकदम बुरी हालत में जमीन पे पड़ा था वो हल्का सा स्माइल देता है। तो फिर हम देखते हैं संग जिनू को जो एकदम गुस्से से भरा चुपचाप खड़ा था। जिनू अब जिनहो के पास जाके उसे फटाफट हीलिंग पोशन पिलाने लगता है, पर नोटिफिकेशन आता है कि 10% से कम एचपी होने के कारण जिनहो पर हीलिंग पोशन काम नहीं करेगा। डोंगसू ने ऑलमोस्ट जिनहो को मार ही दिया था, जिसे जिनू अब और भी फ्यूरियस हो जाता है। वो एक कोल्ड वॉइस में बगल में खड़े दो लोगों से कहता है अगर उनमें से कोई हीलर है तो जिनू को हील करे, पर उनमें से जो हीलर था वो कहता है कि उसे कोरियन समझ में नहीं आता। तो जिनू क्या कह रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी डोंगसू जो अब जिनू के पंच से खुद को संभाल चुका था वो दूर से कहता है कि जिनू को हील करने को कह रहा है। वो जिनू के पास आता है और उससे कहता है ये पहली बार है जब वो दोनों मिले, पर जिनू उसके बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए फिर से उन बंदों को कहता है जिनू को हील करो। मगर वो हीलर जिनू का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि जिनू को सबसे पहले उस बंदे का बॉस यानी कि डोंगसू से बात करना होगा, पर इससे पहले वो अपना बातें पूरा करे संग जिनू उसका मुंह पकड़ता है और उसे साइड के पोल में इतना जोर से मारता है कि वो बंदा वहीं खत्म हो जाता है। अभी देख के दूसरा बंदा काफी डर जाता है। वो डोंगसू पर चिल्लाने लगता है कि उसने बताया नहीं था कि उन्हें संग जिनू से भी निपटना पड़ेगा। जिनू अब उस बंदे से पूछता है क्या वो हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है, पर उस बंदे का ना कहने से पहले ही जिनू उसको जमीन पे पटक देता है। अभी देख के डोंगसू समझ जाता है कि जिनू ही वो बंदा है जिसने उसका भाई और उसका टीममेट्स को मारा था। तभी जिनू को डोंगसू के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर जिनू उसे बात करने से मना कर देता है और उसे आराम करने को कहता है। अब डोंगसू जिनू के एकदम पास आके कहता है जिनू क्या तूने ही मेरा भाई को मारा। जिनू एकदम कोल्ड टोन में कहता है जाके अपना भाई से पूछ ले। ये सुन के डोंगसू काफी गुस्सा हो जाता है और सीधा जिनू को पंच कर देता है, पर जिनू वाज फास्ट। वो डोंगसू का पंच को डॉज करता है और वापस उसको एक सॉलिड पंच करता है जिससे डोंगसू काफी दूर जाके पाइप में ठुक जाता है और उसका मुंह से खून निकलने लगता है। अब फिर जिनू काफी तेज डोंगसू के बगल में आ जाता है और उसे काफी कोल्ड लुक देता है। ये देख के डोंगसू काफी जोर से चिल्लाता है और जिनू पर फिर से अटैक कर देता है, पर जिनू वाज एंग्री। वो डोंगसू को एक जोर का पंच करता है और पूरा पाइप टूट जाता है और डोंगसू ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर जिनू डोंगसू का मुंह पकड़ के उसे उठा लेता है। जिनू यहाँ पे नहीं रुकता, वो डोंगसू को उसी पाइप में बार बार मारने लगता है जब तक डोंगसू पूरी तरह से खत्म ना हो जाता। डोंगसू का सिर का जमीन पे टकराने का साउंड से सारे फैक्ट्री गूंज उठता है। तभी जिनू के पीछे एक बड़ा धमाका होता है, उसका ऊपर का सीलिंग टूट जाता है और एक जोर का आवाज से फैक्ट्री गूंज उठता है। स्टॉप राइट देयर। थॉमस आंद्रे वहाँ आ चुका था। आते ही वो देखता है कि डोंगसू जिनू का हाथ के नीचे जमीन पे दबा हुआ है। वो डोंगसू को गाली देने लगता है कि बार बार कहने के बावजूद भी डोंगसू ने वही चूतिया पकड़ डाला। फिर आंद्रे जिनू से पूछता है कि डोंगसू मर तो नहीं गया। रिस्पॉन्स में जिनू कहता है अभी नहीं। अबे सुन के थॉमस जिनू को डोंगसू को छोड़ने को कहता है, पर जिनू उससे पूछता है और अगर उसने नहीं छोड़ा तो क्या होगा। आंद्रे काफी गुस्से के साथ कहता है अगर नहीं तो जिनू को उसका सजा मिलेगा। जिनू अब डोंगसू को काफी दूर फेंकता है और आंद्रे से कहता है तब तो ठीक है, आई एम रेडी। अब फिर हम देखते हैं डोंगसू को जो काफी बुरा हाल में था। वो अब खुश था क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था। उसने सक्सेसफुली जिनू और आंद्रे को लड़ा दिया था। आगे आंद्रे जिनू के एकदम पास आके पूछता है उसे पता तो है कि वो किससे बात कर रहा है। जिनू साफ साफ कह देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के आंद्रे भी काफी हैरान हो जाता है कि ये जानते हुए थॉमस एक नेशनल लेवल हंटर है, जिनू ऐसे बात कैसे कर सकता है। पर थॉमस को भी कोई अंदाजा नहीं था कि जिनू क्या बला है। थॉमस आंद्रे एक गरीब इमिग्रेंट परिवार में पैदा हुआ था और उसका काफी सारे दुश्मन हुआ करते थे। वैसे तो थॉमस का पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका पास एक चीज था, ओवरवेलमिंग पावर। और इतना वायलेंट था कि वो दूसरों पर ऐसे ही हावी हो सकता था। फिर काफी लोगों से लड़ाई जीतने के बाद थॉमस को अब ये तो समझ में आ गया था कि वो अपना पावर से लोगों का अपना ऊपर का नजरिया बदल सकता था। अब धीरे धीरे वो अपना पावर से वेल्थ, लोग, अथॉरिटी कमाने लगा और एक राजा की तरह जीने लगा। उसके रास्ते में जो आता वो मारा जाता, जो आंद्रे को नीचा दिखाता उन्हें आंद्रे घुटनों पे ला देता। उसे पता था कि जो उसे रिफ्यूज करते हैं उनसे कैसे डील करना है। अब आंद्रे को लगता था कि मारपीट ही एक ट्रू जस्टिस है। अब आंद्रे जिनू के ऊपर अटैक कर देता है ये कहते हुए कि जिनू ने उसको इग्नोर किया तो उसे सजा मिलना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड के सारे लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं, पर तभी उस फैक्ट्री का दीवार तोड़ते हुए कोई आदमी बाहर आता है। उसे देख के सारे लोग हैरान
हैरान हो जाते हैं कि थॉमस को ऐसा कौन फेंक सकता है। वो थॉमस को हेल्प करने का ट्राई करते हैं पर थॉमस उनको रोक लेता है और चुपचाप फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। अब दूसरे ओर जिनहो इग्निस और काइसेल को जिनहो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भेज देता है और उनसे कहता है कि हर हालत में जिनहो को हील करे। इग्निस और काइसेल जिनहो को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और जिनहो अपना बाकी आर्मी को समन कर लेता है। अब एक तरफ था थॉमस आंद्रे और पूरा स्कैवेंजर गिल्ड और दूसरी तरफ जिनहो और उसका शैडो सोल्जर। अब आंद्रे काफी एक्साइटेड हो जाता है कि फाइनली उसे कोई और भी ओपोनेंट मिला है। अब उसे दोंगसू का कोई परवाह नहीं था, उसे बस जिनहो को मार के अपना प्राइड वापस लेना था। आंद्रे जिनहो से कहता है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अगर वो माफी मांग लेगा तो आंद्रे उसको जाने देगा। पर जिनहो अब सिर्फ लड़ने का मूड में था। वो अपना हाथ आगे करता है और आंद्रे को अपना मिडिल फिंगर दिखा देता है। आंद्रे का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। वो खुद को पार्शियली ट्रांसफॉर्म करता है और पूरे स्कैवेंजर गिल्ड अब लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। आगे जिनहो अपने सारे ट्रूप्स को चार्ज कर देता है और एक ऑल आउट बैटल शुरू हो जाता है। लड़ाई में दोनों तरफ का सोल्जर एक दूसरे को मारने लगते हैं। आंद्रे भी जिनहो की शैडो को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी एक बड़ा जायंट शैडो आंद्रे के आगे एक शील्ड बना लेता है, पर आंद्रे उस शील्ड को एक ही बार में तोड़ के उस शैडो का सर उड़ा देता है। फिर आंद्रे नोटिस करता है कि जिनहो स्कैवेंजर गिल्ड के काफी सारे लोगों को पीट रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंद्रे काफी तेजी से जिनहो की ओर बढ़ जाता है। तभी उसके आगे एक शैडो सोल्जर आ जाता है, पर आंद्रे उस शैडो सोल्जर को एक ही बार में खत्म कर देता है। और वो देखता है तब तक जिनहो वहाँ से गायब हो चुका था। आंद्रे उसे इधर उधर ढूंढता है, पर जिनहो अचानक से उसका बगल में आ जाता है और अपने डैगर से आंद्रे का पेट में स्टैब कर देता है। पर टू जिनहो सरप्राइज उसका डैगर आंद्रे का स्किन को पियर्स ही नहीं कर पाता। आंद्रे थोड़ा स्माइल करते हुए जिनहो से कहता है कि वो एक नेशनल लेवल हंटर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एक है कि वो जिनहो को काफी तेज पंच कर देता है, जिससे जिनहो उड़ते हुए काफी दूर जाता है। पर आंद्रे साइकोकिनेसिस का यूज करके जिनहो को हवा में ही पकड़ लेता है और उससे धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगता है। वो जिनहो से कहता है हमारे बीच का पावर फील कर। जिनहो काफी शौक हो जाता है कि आंद्रे साइकोकिनेसिस यूज कर सकता है। फिर जिनहो भी एक्टिवेट करता है अपना कमांडर अथॉरिटी, जिससे आंद्रे काफी हैवी प्रेशर फील करता है, मानो कि वो वहीं क्रस्ट होने वाला है। ये देख के आंद्रे काफी हैरान हो जाता है। तभी जिनहो आंद्रे का एकदम पास आके उसका मुंह पे एक इतना जोर का पंच करता है, जिससे आंद्रे काफी दूर जाता है और उसका मुंह से खून निकल जाता है। ये देख के आंद्रे काफी शौक हो जाता है कि वो ब्लीडिंग हो रहा है। पर जैसे ही आंद्रे खुद को संभालता, नेक्स्ट मोमेंट में ही जिनहो काफी तेज उसका एकदम पास आ जाता है और उसको कहता है क्या बोला तूने, हमारे बीच का पावर फील कर। ये कह के वो आंद्रे पर काफी तेज बहुत सारे पंच कर देता है। आंद्रे अब समझ जाता है कि उससे जिनहो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और वो अपना फुल ट्रांसफॉर्मेशन करने लगता है। अब दूसरे ओर हम देखते हैं एडम व्हाइट यूएस हंटर ब्यूरो के साथ उसी फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है और वो दूर से ही समझ जाता है कि फैक्ट्री के और नजदीक जाना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं थॉमस अब पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो काफी बड़ा हो जाता है और उसके शरीर में एक आर्मर टाइप कुछ बन जाता है और रूलर्स के सिल्वर सोल्जर जैसे दिखने लगता है। उसे देख के जिन्हो को कामिस का बातें याद आ जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि आंद्रे उन्हीं 5 लोगों में से एक है जिनको रूलर्स ने अपना पावर दिया था और जिन्होंने कामिस को हरा के नेशनल लेवल हंटर बने थे। थॉमस अब जिन्हो के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। जिन्हो उसका अटैक को डॉज करके काफी ऊपर जंप करता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आंद्रे का पावर देख के जिन्हो काफी हैरान हो जाता है। अभी आंद्रे कैप्चर एबिलिटी का यूज करता है, जिससे वो एक बड़ा ब्लैक होल टाइप कुछ क्रिएट कर लेता है और सारे चीजें उसमें शक होने लगते हैं। अब इस एबिलिटी को देखते ही स्कैवेंजर गिल्ड के लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर जिन्हो को शैडो, जिन्हें इस पावर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, वो सारे उस ब्लैक होल में शक होने लगते हैं। पर थैंक्स टू हिज कमांडर अथॉरिटी जिन्हो आंद्रे का ब्लैक होल से बच जाता है। तभी आंद्रे जिन्हो को देखता है और उसके ओर पूरा ब्लैक होल फेंक देता है। फैक्ट्री का आधा बिल्डिंग तबाह हो जाता है, पर जिन्हो उस अटैक को भी डच कर लेता है और फैक्ट्री के छत में जाके खड़ा हो जाता है। अब नीचे खड़ा आंद्रे जिन्हो को कहता है कि वो इस बार मिस नहीं करेगा। ये कह के वो एक बड़ा जंप करके जिन्हो की ओर बढ़ जाता है। पर जैसे ही वो जिन्हो के पास पहुंचता है, जिन्हो अपना पैर उसका मुंह में रखता है और उसे नीचे फेंक देता है। दिस सीन वाज एपिक। हवा में आंद्रे फिर से कैप्चर एबिलिटी का यूज करता है और जिन्हो को अपने ओर खींचने लगता है। जिन्हो भी अब अपना कमांडर टॉर्च यूज करता है और आंद्रे को अपना ओर खींचने लगता है। दोनों एक दूसरे को तेजी से अपनी ओर खींचने लगते हैं और जिन्हो आंद्रे पर अब अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख के तो आंद्रे काफी शौक हो जाता है कि आंद्रे का इस फॉर्म से भी जिन्हो हेड ऑन टकराना चाहता है। अब आंद्रे खुद को रीइंफोर्स करता है और वो भी जिन्हो को पंच करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं और उनका पंच का कोलिजन से एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं आंद्रे का आर्मर अब टूटने लगता है, जिससे आंद्रे काफी शौक हो जाता है। आंद्रे जमीन पे गिरता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। जिन्हो फिर से काफी तेज आंद्रे का पास आता है और आंद्रे उस पर अटैक कर देता है, पर जिन्हो उसका अटैक को फिर से डॉज कर लेता है और जंप करके आंद्रे का हॉर्न पकड़ के उसका मुंह में अपना घुटनों से इतना जोर का किक करता है, जिससे आंद्रे काफी दूर जाके गिरता है। ये सारे नजारे देख के हंटर ब्यूरो और स्कैवेंजर गिल्ड के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी उनका बगल से आंद्रे उड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है और जिन्हो भी काफी तेज उसके पास पहुंच जाता है।
है। ये देख के एडम और वहाँ मौजूद सारे लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। जिनू अब जमीन पे पड़े आंद्रे के ऊपर मुक्कों का बारिश करने लगता है। आंद्रे भी काफी घबरा जाता है कि जिनू जो एक मेज टाइप हंटर है वो इतना पावरफुल और इतना फास्ट कैसे है। आंद्रे को अब लगने लगता है क्या वो हारने वाला है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ऑफ यूएस। इसका मेन वेपन ही वायलेंस है, तो वो कैसे हार सकता है। वो जोर से चिल्ला के कहता है आई एम थॉमस आंद्रे, मैं सिर्फ इतना से भी हारने वाला नहीं हूँ। वो अपना क्लॉज बाहर निकालता है और जिनू को पीछे से अटैक कर देता है, पर जिनू उसका अटैक को अपना हाथों से ब्लॉक कर लेता है और आंद्रे से कहता है कि जिनू ने कहा था चाहे जो भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के वो आंद्रे को और भी पंचेस मारने लगता है। अब आंद्रे का हाल इतना बुरा हो जाता है कि उसे देख के स्कैवेंजर गिल्ड के लोग एडम को कहते हैं कि जिनू को रोके वरना वो आंद्रे को मार डालेगा। एडम जिनू को रोकने का ट्राई तो करता है पर जिनू वाज नॉट डन इट, रुकने वाला नहीं था और अभी भी आंद्रे के ऊपर पंच किए जा रहा था। अब कुछ ही देर बाद जिनू के लगातार पंचेस से आंद्रे का आर्मर टूटने लगता है। आंद्रे भी अब अनकॉन्शियस होने लगता है और आंद्रे का पास अब कुछ चारा नहीं बचता और वो फाइनली हार मान लेता है और जिनू से कहता है इट्स ओवर, आई लूज। सुनते ही जिनू अपना पंचेस को रोक लेता है और इस तरह जिनू अमेरिका के सबसे ताकतवर हंटर आई मीन नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे को हरा देता है। आंद्रे का हारने के बाद उसका हालत देख के सारे स्कैवेंजर गिल्ड और ब्यूरो के लोग काफी शौक हो जाते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो थॉमस आंद्रे का हाल ऐसे कर सकते हैं? नहीं, दुनिया में कितने लोग हैं जो थॉमस आंद्रे से लड़ सकते हैं? सबको मालूम था अगर न्यूज बाहर आ गया तो सारा दुनिया हिल जाएगा। थॉमस आंद्रे का सारा हड्डियां टूट चुका था। वो आंद्रे था इसलिए अभी तक जिंदा था। अगर कोई दूसरा हंटर होता तो वो कब का मर चुका होता। एडम अब एक हीलर को आंद्रे का हील करने को कहता है, पर सिर्फ एक हंटर आंद्रे को हील करने के लिए काफी नहीं था। अब हंटर ब्यूरो के लोग सारे इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट करने लगते हैं। अच्छी बात ये था कि इतने ऑल आउट बैटल में भी कोई मारा नहीं गया था। एडम थोड़ा चैन का सांस लेता है क्योंकि चीजें इससे काफी ज्यादा बिगड़ सकते थे। तभी एक बंदा एडम को बताता है कि दोंगसू यहाँ पड़ा है पर अब उसका सांसें नहीं चल रहा। ही इज फकिंग डेड और जिनू भी वहाँ से जा चुका है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं बेरू जिन्हों का ट्रीटमेंट कर रहा था क्योंकि हमें पता है बेरू इज द वन ऑफ द बेस्ट हीलर आउट देयर। जिन्हों भी शैडो एक्सचेंज करके अब कोरिया लौट गया है जहाँ वो एक नए शैडो को सियोल दिखा रहा था। तभी वो शैडो जिन्हों को खुद का नाम देने को कहता है। ये न्यू शैडो और कोई नहीं बल्कि वांग दोंगसू ही था जो लेवल 1 का नाइट कमांडर रैंक का शैडो बन गया था। क्योंकि वो काफी ग्रीडी था तो जिनू उसका नाम ग्रीड रख देता है। अब अगले दिन जिनू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है जहाँ काफी सारे रिपोर्टर जिनू का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें आंद्रे और जिनू का बीच का लफड़े का भनक लग चुका था। पर जिनू को अब उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं करना था तो वो ट्रांसलेटर ईयरपीस लेता है और कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लेता है। अंदर जाते ही सारे लोग जिनू को देखने लगते हैं। वो खुद से बातें करने लगते हैं कि जिनू वही कोरियन हंटर है जिसने थॉमस आंद्रे को हराया और जापान की एस रैंक गेट को किलर किया। कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो जाता है। एक डॉक्टर जिसका नाम बेल्जर था वो आगे आ जाता है और सभी लोगों को दुनिया भर में चल रहे प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है। दुनिया भर में काफी सारे गेट एपर होने लगे हैं और उनके साथ मॉन्स्टर भी। ये बात सबको मालूम था पर कुछ दिनों से एक और अजीब एक्टिविटी आसमान में दिखने को मिल रहा है। दुनिया भर के आसमान के 9 जगह में मैजिकल एनर्जी का कंसंट्रेशन काफी बढ़ गया है जिसे अभी वो मैजिक स्फीयर कहते हैं और उनमें से सबसे बड़ा मैजिक स्फीयर कोरिया में स्पन हुआ था। अब कोरिया का नाम सुनते ही सारे लोग जिनू की तरफ देखने लगते हैं। सबको लगने लगता है कि जिनू ने ही ये सारी चीजें करा है जिसे देख के बेल्जर सबको बताता है अगर जिन्नू का पास ये सब करने का पावर होता तो दिस इज ऑब्वियस कि वो सारे हंटर से ज्यादा ताकतवर होता और उससे यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ता। बट द फैक्ट दैट जिन्नू इज हियर दैट मीन ही इज नॉट द वन हु इज डूइंग ऑल दिस शिट्स। अब जिन्नू भी सोचने लगता है कि 9 जगह में मैजिक स्फीयर का स्पॉन होना उन 9 मोनार्क से रिलेटेड है। अब आगे यूएस हंटर ब्यूरो का डायरेक्टर सबके सामने एक डेवेस्टेटिंग न्यूज प्रेजेंट करता है कि 2 हफ्ता आगे अनआइडेंटिफाइड ग्रुप के लोगों ने क्रिस्टोफर रीड का असैसिनेशन कर दिया। इस उनके कॉन्फ्रेंस के सारे लोग काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि एक नेशनल लेवल हंटर का असैसिनेशन होना कोई छोटी बात नहीं था। अब आगे सारे लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं कि क्रिस्टोफर को किसने मारा होगा। कुछ लोग तो जिन्हों के ऊपर ही शक करने लगते हैं क्योंकि वही एक ऐसा पावरफुल इंडिविजुअल था जो एक नेशनल लेवल हंटर को मार सकता था। और डायरेक्टर सबको बताता है कि उनकी नजरों में एक बंदा है जिससे वो अभी सस्पेक्ट यस कह के बुलाते हैं जिसने ये काम किया होगा। ये कह के वो अपना पीछे स्क्रीन में जिन्हों का पापा का फोटो दिखाने लगते हैं जिसे देख के वहाँ मौजूद लोग फिर से बात करने लगते हैं कि ये बंदा एग्जैक्टली जिन्हों की तरह ही दिख रहा है। क्या उसका जिन्हों से कोई रिलेशन है? जिन्हों भी अब काफी फ्रस्ट्रेशन में था। एक मॉन्स्टर को उसके बाप के फॉर्म में ही क्यों भेजा? अब डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है कि सस्पेक्ट यस यूएस के एक डंजन से बाहर आया था जो एक मॉन्स्टर है और ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है। पर इंटरोगेशन के बीच में ही सस्पेक्ट यस दोंगसू को पीट के वहाँ से भाग गया। तो हंटर एसोसिएशन का ये मानना है कि इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर जो एक एस रैंक हंटर को इतना आसानी से पीट सकता है और हंटर ब्यूरो को डिस्ट्रॉय कर सकता है उसी ने ही क्रिस्टोफर रीड को मारा होगा। जब डायरेक्टर ये सारे बातें एक्सप्लेन कर रहा था
तो उसके पीछे स्क्रीन में डोंगसू और जिनो का पापा का कन्वर्सेशन प्ले हो रहा था, जिसको कोई और समझे या ना समझे। जिनो उनका लिप्स मूवमेंट देख के समझ जाता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। अगली बार कोरिया में अपना पैर मत रखना, ये मैं अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए ही कह रहा हूँ। अगर तू वापस कोरिया आया तो तुझे मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगा। जिनो अब कंफर्म हो जाता है कि सस्पेक्ट यस कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसके पापा है, जिसे डोंगसू ने फंसाया था। ग्रीड से ये बात कंफर्म भी करता है। अब आगे डायरेक्टर सबको रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी हंटर सस्पेक्ट यस को देखे तो यूएस हंटर एसोसिएशन को तुरंत ही कांटेक्ट करके उनका हेल्प करे। इसके बाद अब दूसरे हंटर डायरेक्टर से काफी सारे सवाल करने लगते हैं। वो एक मॉन्स्टर ही है, इसका कोई प्रूफ है क्या? ऐसा कोई हंटर एक चीज भी करता है? अगर करता है तो इसका आइडेंटिटी क्यों छुपाया गया है? अब डायरेक्टर बताता है कि डोंगसू ने कंफर्म किया था कि वो एक मॉन्स्टर का एनर्जी इमिट कर रहा था और सस्पेक्ट यस वहाँ मौजूद किसी हंटर से एसोसिएटेड है, इसलिए हंटर ब्यूरो इसका आइडेंटिटी सीक्रेट रख रहा है। तभी हम देखते हैं चाइना के 7 स्टार हंटर लियू जिग्यांग डायरेक्टर से सस्पेक्ट यस का आइडेंटिटी रिवील करने को कहता है और पूछता है कि सस्पेक्ट यस का जिनो के साथ क्या रिलेशन है। डायरेक्टर के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और सबको बताता है कि सस्पेक्ट यस और कोई नहीं बल्कि जिनो का फादर है। ये सुन के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब जियांग जिनो से पूछता है सस्पेक्ट यस तो उसका पापा है, अब सारे हंटर उसके पापा को मारने में लग जाएंगे तो जिनो क्या करने वाला है? इस पूछ में जिनो कहता है कि अगर वो बंदा कोई मॉन्स्टर है तो उसे जिनो खुद ही मार डालेगा, पर अगर वो सच में जिनो का पापा निकला तो वो सारे हंटर्स को खत्म कर डालेगा। अब कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब जिनो बाहर हॉल में एडम से बात कर रहा होता है तभी लियू जियांग जिनो से मिलने आता है। वो जिनो को बताता है कि उसने चाइना में जापान से भागा एक जायंट से बैटल किया था और वो जायंट काफी स्ट्रॉन्ग था। उसमें भी ये बैटल एक समुद्र में हुआ था तो जियांग को उस जायंट को हराने में काफी तकलीफ हुआ था। तो जिनो से काफी इम्प्रेस था कि उसने सारे जायंट्स को इतना आसानी से कैसे हरा दिया। अब लियू जियांग यही भी कहता है कि जिनो ने आंधे को सबक सिखा के काफी अच्छा किया, आंधे कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था। ये सुन के जिनो को जियांग काफी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। उसको शुरुआत में जियांग एक ग्रम्पी इंसान लगा था पर ही वाज इंटरेस्टिंग। अब आखिर में जियांग जिनो से हैंडशेक करते हुए कहता है कि वो होप करता है उस सस्पेक्ट जिनो का पापा ना हो और वो वहाँ से चला जाता है। तो यस गाइस, दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड। और ये एपिसोड सोलो लेवलिंग सीजन 3 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अब वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और आता हूँ सीजन 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।